नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के नए इंचार्ज बनाए गए हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनके इस दावे ने कि कांग्रेस को आधी सीटों पर चुनाव लड़ने दिया जाना चाहिए, इसको लेकर के बवाल मच गया है। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी उनको इतनी सीट क्यों देगी जब पिछले चुनाव में उनके पास सिर्फ 2 सीटें थी जो जीत करके आए थे। पिछले विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। और लोकसभा चुनाव में भी जो बेहतर परफॉर्मेंस है वो समाजवादी पार्टी का है। निश्चित तौर पर 6 सीटें समाजवादी कांग्रेस भी जीत करके आई है, लेकिन क्या सिर्फ इस क्राइटेरिया से 403 में से 200 सीटें कांग्रेस को दी जानी चाहिए? इसको लेकर के समाजवादी पार्टी हालांकि बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को मिल करके चुनाव हराएगा, और ये उसी स्टैंड पर कायम है। इसलिए बहुत तेज़ी से तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दबी जुबान में ज़रूर कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये बताना होगा कि वो कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जीत सकती है और किन कारणों से जीत सकती है, क्या फैक्टर्स हैं और उनके संगठन की स्थिति क्या है। इसलिए कि कांग्रेस को बहुत सारी जगहों पर अपने संगठन से कोई मदद नहीं मिलती है, एक बात। दूसरी बात, उनका संगठन बचा नहीं है और उनको परजीवी की तरह से दूसरे राजनीतिक दलों को की मदद लेनी पड़ती है। और अभी के परिप्रेक्ष्य में ये समाजवादी पार्टी है जिनके साथ उनका अलायंस है। तो जो 2024 में 6 सीटें जीती हैं उनमें मुसलमान मतदाताओं की भूमिका रही है और समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस के कारण उनको मिला है। लेकिन उसमें कांग्रेस के इमरान मसूद सीधे तौर पर मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े हैं। सोनिया रायबरेली और अमेठी 2 ऐसी हालत है। बाकी और इलाकों में ब्राह्मणों का कांग्रेस को समर्थन मिला था। तो इन परिस्थिति में क्या 200 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी? और 200 सीटें जो जिस पार्टी के पास 2 सीटें विधानसभा में हैं वो 200 सीटें लड़ेगी क्या? उसके पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट बेस है, कार्यकर्ता हैं, कैंडिडेट्स ऐसे मिल पाएंगे जो जीतने की तो बात छोड़ दीजिए, अच्छी फाइट दे पाएंगे? ये स्थिति है। इन सब परिस्थिति को देखने हुए बहुत विस्तृत तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से को पोलाइटली बहुत सारे डिटेल मांगे हैं। उसके बाद ही इस पर फैसला होगा और अंतिम फैसला समाजवादी पार्टी की तरफ से ही आएगा कि उनको कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन 200 तो मुश्किल का ही सबब है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मसला है वो ये, तृणमूल कांग्रेस ने 77 ओबीसी की एक लिस्ट बनाई थी, बहुत आनन फानन बनाई थी, जिसको लेकर के अदालत तक लोग गए थे और अदालत ने उस पर रोक लगा दी थी। अब वो जो 77 लोगों की, इसमें ज़्यादातर क्या सभी मुस्लिम जातियां हैं शामिल हैं, मतलब सभी कुल मिला करके पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इस लिस्ट के माध्यम से ओबीसी की कैटेगरी में डाल दिया गया था, जिसको हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब इस पूरी की पूरी सूची को जो नई सरकार बनी है उस नई सरकार ने बिल पास करके इस पूरी की पूरी सूची को हटा दिया है। अब इसमें मतलब इसको जो 2 अमेंडमेंट जून 26 में पास किए, अभी कल पास किए, वो इनको ओबीसी का दर्जा देने से मना कर दिया। लेकिन ये 2010 से 12 के बीच में ये लिस्ट पास की गई थी, जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में स्वीकार करने से मना कर दिया था। और इसके अलावा ओबीसी का जो रिजर्वेशन था वो घटा करके 17 से 7% रिवाइज कर दिया है। अब ये जो पहले सरकार ने 2010 में जो है 66 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में रखा था, सरकार ने उस पर उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ये कुल मिलाकर के
इसके अलावा जो एक और मामला हुआ है कि इस मामले में तृणमूल कांग्रेस, तब की तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिसको अभी की सरकार ने विड्रॉ कर लिया है, अपील को विड्रॉ कर लिया है तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जिसके कारण जो हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ही प्रिवेल करेगा। अब कुल मिलाकर के स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए बैकडोर से सभी मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया था, और इसको लेकर के लोग ने विरोध किया, और ये आनन फानन किया गया। ये भी नहीं बताया गया कौन सी कमेटी बनी थी, उस कमेटी में सदस्य कौन थे, किन किन लोगों ने ये डिसाइड किया, और क्या इनपुट्स मांगे गए और किस आधार पर, ये कोई भी नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको, हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। ये आर्बिट्रेरी था, अपीजमेंट का एक तरीका था, जिसको शुभेंदु सरकार ने ख़त्म कर दिया है। तीसरा विषय जो आज का है वो प्रधानमंत्री के सेशल्स यात्रा, अभी जो सेशल्स में यात्रा हुई, उस यात्रा को लेकर के है। उस यात्रा में प्रधानमंत्री को सेशल्स ने अपना कोई हाईएस्ट अवार्ड दिया, उसको लेकर के कांग्रेस ने विवाद खड़ा किया है कि जो अवार्ड में सेशल्स की स्पेलिंग लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है, और उस अवार्ड के लिए मतलब एक अवार्ड पाने के लिए भारत सरकार ने लगभग 1250 करोड़ रुपए सेशल्स को दिए। लेकिन क्या इस बात में सच में कोई सच्चाई है कि अवार्ड पाने के लिए, या सेशल्स के साथ हमारे संबंधों को लेकर के, या कोई और मामला है? सेशल्स के साथ भारत की एक डिफेंस डील हुई है, जो पुरानी डील थी, उसमें कुछ सुधार हुआ है, सुधार किया गया है, और भारत वहाँ पर एक नेवल बेस बनाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के साइन हुआ। डिफेंस को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं बनी हैं। अब इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये कि चूँकि सेशल्स हिंद महासागर में पाए जाने, हिंद महासागर का द्वीप है, छोटा सा है, लगभग 1.5 लाख की आबादी वाला देश है, और उसमें इलाके में चाइना अपना धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। तो वहाँ पर भारत अगर अपना बेस बनाने में कामयाब होता है, बेस बना रहा है, और इस तरह की एक फैसिलिटी हो जहाँ भारत अपना दबदबा मजबूत रखे, तो इससे कांग्रेस को दिक्कत क्यों होती है? अभी थोड़े दिन पहले जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर जो भारत ने एक एयरपोर्ट बनाने के लिए, एक डॉकयार्ड बनाने के लिए, और एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने पर जो काम हो रहा है, उसको लेकर के भी कांग्रेस लगातार ऑब्जेक्शन कर रहा है। उसमें सोनिया गांधी ने 2-3 आर्टिकल्स लिखे हैं, राहुल गांधी 2 बार ग्रेट निकोबार जा चुके हैं, और वहाँ पर भी चाइना का ही मामला है। चूँकि मलक्का जो स्ट्रेट है, वहाँ से चीन लगातार अपने जासूसी शिप्स जो है, स्पाई शिप्स भेजता रहता है, और भारत के क्षेत्र की निगरानी करता रहता है, वहाँ पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करता है। हमन पोटा तक पहुँच गया है, और पाकिस्तान तो उनको सपोर्ट करता ही है। उन परिस्थिति में अगर भारत सेशल्स और मॉरिशस जैसे देशों पर अपनी पकड़ बना रखता है, और वहाँ अगर कोई अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, और ये चाइना को काउंटर करता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस को ऑब्जेक्शन होता है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि कांग्रेस की चाइना के साथ जो डील हुई है उसको स्पष्ट करना चाहिए, क्यों वो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता हुआ नज़र आता है। चौथा एक जो महत्वपूर्ण विषय है, हालांकि वो लंबे समय से चल रहा है, वो राम जन्मभूमि में जो दान को लेकर के विवाद हुआ है। दान को लेकर के विवाद ये है कि जो दान के पैसे हैं उसमें चोरी का मामला है। उस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चंपत राय जो महासचिव हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, हुई है उनसे पूछताछ। लेकिन मामला दूसरा है। मामला ये है कि बैठे बिठाए
विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा आ गया है जिससे वो बीजेपी को टारगेट कर सकती है। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी या कोई राजनीतिक दल ये जो ट्रस्ट बना है इस ट्रस्ट में नहीं है, लेकिन चूंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के विपक्ष के पास एक अच्छा मौका है सरकार को टारगेट करने को। और सरकार को बहुत तेज़ी से टारगेट भी बहुत मजबूती के साथ टारगेट भी कर रही है। समाजवादी पार्टी तो ये दावा कर रही है कि पवन पांडे जो उनके पूर्व एमएलए हैं, उन्हीं ने इस पूरे मामले को, ये चंदा चोरी वाला जो दान पेटी में चोरी वाला मामला है, इस पूरे मामले को उठाया। और अब लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो आक्रामक हो रही है। आक्रामक होना ठीक है, कांग्रेस उतनी आक्रामक नहीं दिख रही है, लेकिन क्या इस सब के बावजूद समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में इस तरह से टारगेट कर पा रही है कि उससे सरकार को कोई फ़ायदा हो, या जिस तरह से वो इस पूरे मामले में हंसते हुए या इस तरह से सीरियसनेस ना दिखाते हुए इस पूरे मामले पर वो करते हैं, आक्रमण करते हैं, उससे ये उनकी अपनी असलियत नहीं खुलती कि वो जो है इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी या संघ में जो लोग भी हैं वो इस बात का समर्थन करते हुए नहीं नज़र आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी चर्च में घपले की बात होती है, और चर्च में खूब घपले होते हैं, खूब मामले उठाए जाते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के हजारों लाखों करोड़ का मामला है जहां पर घपले होते हैं, लेकिन इस मामले में कांग्रेस भी समाजवादी भी चुप्पी साध के रखती है। लेकिन यहाँ पर वो जिसको बोलते हैं ना बहुत भाषा में मज़े लेते हुए दिख रहे हैं। तो क्या मज़े लेने के चक्कर में जो पॉलिटिकल फ़ायदा इसका वो उठा सकते थे, सीरियसनेस के साथ नहीं उठा पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष के पास एक बहुत मजबूत हथियार मिला है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर कर सकते हैं। क्या वो 2027 से पहले ऐसा कुछ कर पाएंगे? हम सब इस पर नज़र बना कर रखें, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।